नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को सौरवत्री का प्रणाम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दूरदर्शन समय समय पर किसान हितैषी विशेष कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इसी कड़ी में आज गेहूं की पछेती फसल में खरपतवार प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है कि विषय है गेहूं की पछेती फसल में खरपतवार प्रबंधन, तो हमारे श्रोताओं को सर्वप्रथम आप ये बताइए कि पछेती फसल क्या होता है और ये खरपतवार से तात्पर्य क्या है? गेहूं की पछेती फसल का मतलब ये है कि जो 25 नवंबर के बाद जो किसान भाई गेहूं की बिजाई करते हैं और दिसंबर मास के अंत तक जो बिजाई चलती है उसको हम पछेती गेहूं की बिजाई की श्रेणी में डालते हैं। और खरपतवार से हमारा तात्पर्य ये है अवांछनीय पौधे जिनको हम नहीं चाहते वहाँ पे उगें, तो वो गलत समय पे और गलत जगह पे जो पौधे उग जाते हैं फसल के अलावा, उन पौधों को हम खरपतवार की श्रेणी में डालते हैं। गेहूं की फसल में खरपतवार यानी वीड्स की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? जो गेहूं की जो हमारी फसल है, रबी की मुख्य फसल है, जो यानी कि सर्दी के मौसम की मुख्य फसल है, जो हमारे हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत की मुख्य फसल है, इसमें खरपतवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जिसके कारण हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 20 से लेकर 60% तक हमारी गेहूं की पैदावार कम हो जाती है। इसमें जो खरपतवार मुख्य रूप से मिलते हैं उनको हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक तो संकरी पत्ती वाले यानी कि भीड़े पत्ते वाले जिसको हम बोलते हैं वो खरपतवार, उसमें मुख्य रूप से हमारी गुल्ली डंडा जिसको मंडूसी या कणकी भी बोलते हैं उसकी समस्या आती है। दूसरी जंगली जई या जिसको हम काली जई बोलते हैं वो खरपतवार है। तीसरा एक और खरपतवार है जो संकरी पत्ती की श्रेणी में आता है, पोआ घास बोलते हैं उसको। गेहूं जैसा ही पौधा होता है और जिसका सिट्टा जवार की तरह निकलता है। और चौथी जो संकरी जो पत्ती की श्रेणी है उसके अंदर एक लोमड़ घास जिसको बोलते हैं, जिसकी जो सिट्टा होता है लोमड़ी की पूंछ की तरह या बिल्ली की पूंछ की तरह बारीक होता है। ये हमारे संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। इसके अलावा जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसमें हमारे बथुआ है, जो गंदा बथुआ खड़ बथुआ बोलते हैं वो है, जंगली पालक है, कंडाई है, प्याजी है और एक बेल बोलते हैं जिसको हिरणखुरी, उसकी समस्या भी कई जगह देखी जाती है, सेंजी है, मैना है। तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो ये दो श्रेणी के खरपतवार हमारी गेहूं की फसल में नुकसान करते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी प्रजातियां बताई खरपतवार की। मैं ये जानना चाहूँगा कि खरपतवार से जो गेहूं की उपज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो गेहूं की फसल है उसके ऊपर गलत प्रभाव ये पड़ता है कि जो भी किसान भाई पोषक तत्व और पानी अपनी फसल को देना चाहते हैं या गेहूं की फसल को देना चाहते हैं तो खरपतवार का और फसल का कंपटीशन होता है और जो पोषक तत्व हमारी फसल को मिलने चाहिए वो खरपतवार उनको चूस लेते हैं, जिसके कारण हमारी फसल की पैदावार कम हो जाती है, उनको पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिल नहीं पाते। इसके अलावा कीट और बीमारियों का प्रकोप भी खरपतवार के कारण बढ़ जाता है, जिससे हमारी फसल के ऊपर बुरा असर पड़ता है और हमारी पैदावार कम हो जाती है। इस पर खरपतवार से जो उपज में जो कठिनाइयाँ आती हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। खरपतवारों को काबू में करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए 4-5 तरीके हैं। सबसे पहला तो बचाव का तरीका जिसको हम प्रिवेंटिव मेथड बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारे खेत के अंदर खरपतवार कम हो। उसके लिए हम साफ बीजों का चुनाव करें, जैसे सर्टिफाइड बीज है उनका इस्तेमाल करें। गोबर की गली सड़ी खाद, कच्ची नहीं गली सड़ी खाद का प्रयोग करें। साफ मशीनरी का इस्तेमाल करें। जो खेत की डोल हैं, बाउंड्री जिसको बोलते हैं या इरिगेशन चैनल है, उनको साफ रखें ताकि हमारे खरपतवारों के बीज हमारे खेत के अंदर आए ना। दूसरा तरीका है कल्चरल प्रैक्टिस, शस्य क्रियाओं के द्वारा हम खरपतवारों को काबू में करते हैं। जैसे बिजाई का समय बदल दिया। अगर हम अगेती बिजाई करते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार हमारी जो खरपतवार है वो बाद में उगती है, उससे पहले हमारी जो फसल है वो बड़ी हो जाती है और खरपतवार को दबा लेती है। इसका साधारण उदाहरण मैं आपको देके बताऊंगा। जो हमारी मंडूसी है जिसके कारण किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसका जो उगने का समय है
वो 15 नवंबर के बाद शुरू होता है। अगर हम अगेती बिजाई कर दें, यानी कि 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में गेहूं की अगर हम बिजाई कर पाएँ, तो जब तक मंडूसी उगना शुरू होते हैं उस समय तक हमारी फसल बड़ी हो जाती है, वो उसको दबा लेती है। इसी तरीके से पानी देने का तरीका है, खाद देने का तरीका है, उसमें बदलाव करके भी हम खरपतवारों को काबू में कर सकते हैं। तीसरा तरीका है यांत्रिक विधि से, यानी कि कस्सी, कसोला, खुरपा वगैरह से या हाथों से भी हम खरपतवारों को निकाल सकते हैं। चौथा तरीका है जैविक विधि द्वारा। फसलों में जैविक विधि का जो प्रचलन है वो थोड़ा सा कम है। इसके बाद जो हमारा मुख्य रूप से जो आता है, जिसको जो आजकल ज़्यादा प्रचलित भी हो रहा है और किसानों की मजबूरी भी बन गया है, रसायनों के द्वारा, जिसको खरपतवार नाशी बोलते हैं हम, हर्बिसाइड, उनका प्रयोग करके वो थोड़े से जल्दी असर दिखा देते हैं। दूसरा, वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है, तो इसलिए इसका प्रचलन बढ़ रहा है। हालांकि किसान भाइयों को चाहिए ये कि दूसरे तरीकों से खरपतवारों को काबू में करें, और आखिरी हथियार है जो वो आप खरपतवार नाशी का हो। और आखिर में जो समन्वित खरपतवार प्रबंधन है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा तरीकों को मिला के जो हम समन्वित खरपतवार प्रबंधन करते हैं, उसके द्वारा खरपतवारों को काबू में करना। तो इन तरीकों से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब अभी बताया कि रासायनिक खरपतवार नाशक, हाँ जी, हर्बिसाइड्स। हाँ जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को इस विषय में 15 साल का लगभग अनुभव है। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो हर्बिसाइड्स है, खरपतवार, रासायनिक खरपतवार नाशक, इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जो हमारे फसल में, जैसे गेहूं की फसल है, इसमें जो रसायनों का जो हम प्रयोग करते हैं वो लगभग 2 समय पे करते हैं। एक तो बिजाई के तुरंत बाद, जिसको हम प्री एमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं, यानी कि खरपतवार उगने से पहले खरपतवार नाशी को खेत में डाल देते हैं। और इसमें हमारे मुख्य रूप से 2 हर्बिसाइड या 2 खरपतवार नाशी हैं। एक पेंडिमेथिलिन जो स्टोम्प के नाम से आता है, और एक पायरोक्सासल्फोन जो अवकिरा के नाम से आता है। इन रसायनों का प्रयोग हम खेत में तब करते हैं, गेहूं की बिजाई करने के बाद तुरंत उस खरपतवार नाशी को हम खेत में डाल देते हैं। ये मिट्टी के ऊपर नमी अच्छी हो और खेत अच्छे से तैयार हो, तो इसका काम होता है खरपतवारों को उगने से रोकना। उसके बाद जब खरपतवार उग जाते हैं, उसके बाद हम उन खरपतवारों को काबू में करने के लिए सेलेक्टिव हर्बिसाइड डालते हैं। जो खरपतवार नाशी होते हैं वो हम पत्तों के ऊपर डालते हैं, उसको हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं। यानी कि खरपतवार उग गए हैं, उसके बाद हम उन खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 तरीके के रसायन हम अपने फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं खरपतवारों को काबू में करने के लिए। बड़ा धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम ये खरपतवार नाशक का गलत समय पर प्रयोग करें, हाँ जी, तो उससे क्या हानियां हो सकती हैं? देखिए, खरपतवार नाशी का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि भाई किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेकिन अगर हम उसका गलत तरीके से प्रयोग या गलत समय पे भी प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारे को लाभ की जगह कई बार हानि उठानी पड़ती है। और उस हानि का सबसे मुख्य रूप से क्या होता है कि कई बार अगर हमने ज़्यादा मात्रा में या गलत समय पर प्रयोग करता है, तो वो खरपतवार नाशी के साथ साथ हमारी फसल को नुकसान पहुंचा जाता है। कई बार हमारी फसल पीली पड़ जाती है और कई बार बुरी स्थिति में फसल मर भी सकती है, तो उससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। तो जो खरपतवार नाशी का जब भी किसान भाई प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम उनको कहते हैं कि 5 सही चीज़ें कीजिए। सबसे पहले तो खरपतवार नाशी का सही चुनाव, यानी कि आपने खरपतवार नाशी सही चुनाव कीजिए, ताकि जिस खरपतवार को आपने काबू में करना है उसी को काबू में करने के लिए आपने सही चुनाव किया। दूसरा, सही मात्रा, खरपतवार नाशी की सही मात्रा प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा। ज़्यादा मात्रा करेंगे तो कई बार आपकी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा, सही समय पे, खरपतवार नाशी का प्रयोग सही समय पे करना भी ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा लेट करते हैं तो तब तक खरपतवार बड़े हो जाते हैं और वही मात्रा हमारे खरपतवार को काबू में नहीं कर पाती। कई बार फिर किसान को लगता है कि भाई हमारी दवाई कहीं नकली तो नहीं आ गई है। और चौथा क्या है कि सही जो हमारा पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा भी सही रखेंगे। उससे क्या होता है कि हमारा एक सार छिड़काव हो जाता है खेत के अंदर, और सही तरीके से अब हम करते हैं तो आपकी जो खरपतवार वो अच्छे तरीके से काबू में आ जाती है। सही नोजल का इस्तेमाल, फ्लैट फैन नोजल जो हम खरपतवार नाशियों के लिए हम रिकमेंड करते हैं, कट नोजल, उसका इस्तेमाल करें। जो एक गोल्ड आता है जिसको हम कोन टाइप नोजल बोलते हैं, वो कीट और बीमारियों के लिए प्रयोग करें, खरपतवार नाशियों के लिए प्रयोग ना करें। अगर इस खरपतवार नाशी को बार बार प्रयोग किया जाए
हाँ जी। और इससे एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है, हाँ जी। और फिर उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आपने बताया कि सही समय पर खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाना भी उचित है, लेकिन अगर हम बार बार इसका प्रयोग करें और उससे जो एक रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा और उसको हम कैसे रोकें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गेहूं के अंदर जो एक मंडूसी है, गुल्ली डंडा या जिसको हम कणकी बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रतिरोधकता की समस्या बाहरी है और किसान भाई 2-2, 3-3 गुना दवाई का प्रयोग करने के बाद भी उसको काबू में नहीं कर रहे। तो उसका मुख्य कारण ही ये है, एक ही रसायन का बार बार प्रयोग और कई बार हम ज़्यादा मात्रा में जो प्रयोग करते हैं, उसके कारण ये रेजिस्टेंस या जिसको हम अम्लीपन बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, उसकी समस्या आती है। इसको काबू में करने के लिए, अब जैसे आपने पूछा कि ये फ्लैरिस माइनर या मंडूसी है, इसको काबू में करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? एक तो सही समय पे उसका छिड़काव करें, सही दवाई का इस्तेमाल करें और साथ में उन एक ही दवाई का हर साल प्रयोग ना करें, उन दवाइयों को अदल बदल के प्रयोग करें, जिसको हम हर्बिसाइड रोटेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका एक होता है सीक्वेंशियल एप्लीकेशन, पहले एक दवाई और बाद में दूसरी दवाई, उस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा, कई बार 2 दवाइयों का मिश्रण करते हैं, जैसे आजकल मेट्रिबुजिन बेस्ड मिक्सचर हैं, यानी कि मेट्रिबुजिन एक दवाई है, उसके मिश्रण का हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि इस प्रतिरोधकता वाली जो मंडूसी है उसकी समस्या को हम काबू में कर पाए। आपने भी एक मिश्रित खरपतवार की बात की, यानी मिक्स्ड वीड फ्लोरा। तो मिश्रित खरपतवार की स्थिति में कौन कौन से संयोजन है जो उपयोगी रहते हैं? ये आपने सही पूछा जी। जब हम गेहूं में खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं, रसायनों का अगर किसान भाइयों को मजबूरी में प्रयोग करना पड़ता है, तो उसके पास 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये है कि उसके खेत में सिर्फ संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनके लिए अलग दवाई है। फिर दूसरी स्थिति है सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनके लिए दवाई अलग है। और तीसरी स्थिति है मिश्रित खरपतवार, यानी कि संकरी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी। तो ये मिश्रित खरपतवार है, उनके लिए दवाइयों का चुनाव अलग करना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके मैं उन सभी दवाइयों का और उनकी मात्रा का प्रयोग बता देता हूं, ताकि किसान भाई उनमें से जो भी स्थिति हो उसके हिसाब से उन दवाइयों का प्रयोग कर पाए। मैं इसमें थोड़ा सा आपको विषमा चाहता हूं बीच में रोकने के लिए। जब ये खरपतवार आपने बताया कई प्रकार के होते हैं, हाँ जी, उसका कैसे पता लगाया जाए खरपतवार ये कौन सी खरपतवार है? बिल्कुल आपने सही पूछा। जैसे गेहूं की फसल में ये जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनमें से 2-3 खरपतवार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गेहूं जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे मंडूसी है, शुरू में बिल्कुल गेहूं जैसा ही पत्ता दिखाई देगा। जंगली जई या काली जई है, वो भी गेहूं जैसा ही होता है। और पोवा घास जिसको बोलते हैं, वो भी गेहूं जैसा ही होता है। लेकिन किसान भाई जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे भी, और उनके थोड़ा सा रंग है उसके आधार पे भी उनको अलग से पहचान सकते हैं। और तीसरा जो पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर क्योंकि आजकल ज़्यादातर बिजाई हम सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से इस्तेमाल करते हैं, तो लाइनों में बिजाई होती है। अगर किसान भाई ने लाइनों में बिजाई की है और लाइनों के बीच में जो भी गेहूं जैसा पौधा दिख रहा है या कोई भी दूसरा पौधा दिख रहा है, इसका मतलब वो आपका खरपतवार है, वो गेहूं का पौधा नहीं है। सबसे आसान तरीका ये है कि गेहूं की लाइनों के अंदर गेहूं का पौधा मिलेगा, उसके अलावा जो भी आपको खेत में पौधा उगेगा वो खरपतवार की श्रेणी में होने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं कि भाई ये हमारे खरपतवार हमारे खेत के अंदर इस तरीके के खरपतवार हैं, संकरी वाली, चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित। अब आप इनकी दवाइयों के विषय में बता रहे थे, अब हाँ जी, तो पहली स्थिति ये है कि अगर हमारे खेत के अंदर सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, उस स्थिति में हमारे पास जो खरपतवार नाशी है उसमें हमारे पास 3 खरपतवार नाशी हैं। सबसे पहले मेट सल्फोरमिथाइल एलग्रिप के नाम से एक दवाई आती है, उस दवाई की 8 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 30-35 दिन के बाद, और क्योंकि हमारी पचेती है उसमें 40 दिन तक भी हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। प्रति एकड़ 8 ग्राम दवाई और 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा हम रख के। उसके अलावा अगर ये एलग्रिप के अलावा अगर हमारे को दूसरा रसायन चाहिए तो 2,4-D रसायन है, उसकी 250 से 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 30 से 35 दिन बाद हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। या एक और दवाई आती है कार्फेंट्राजोन एफिनिटी। अगर किसान के खेत में बेल जिसको हम हिरणखुरी है उसकी समस्या हो, एक
भिंडी बीड बोलते हैं, जिसको मालवा बीड भी बोलते हैं, उसकी समस्या और एक और पल पोटन हो, इनकी समस्या हो तो एफिनिटी आती है कार्बेंडाजोल 20 ग्राम मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिन बाद या 40 दिन बाद उसका छिड़काव कर सकते हैं। और जो आपकी पानी की मात्रा रहेगी 150 लीटर प्रति एकड़। और अगर सारी तरीके के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो एक रसायन आता है लैंडफीडा के नाम से, जिसमें एफिनिटी और एलग्रिप दोनों मिश्रित होकर आते हैं। उसकी 20 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 30 से 35 दिन बाद आप डाल के सारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का से निदान पा सकते हैं। ये स्थिति होगी प्रथम स्थिति। द्वितीय स्थिति ये है कि अगर किसान के खेत में संकरी जाति वाले खरपतवार हैं, जिसमें मंडूसी, कालीजई, पोवा घास और लोमड़ घास है, उसमें हमारे पास 3-4 रसायन है। टॉपिक जो दवाई आती है क्लोडिनाफॉप 160 ग्राम मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिन बाद प्रति एकड़ के हिसाब से, या सल्फोसल्फ्यूरोन लीडर के नाम से आती है 13.5 ग्राम और साथ में चिपचिपा पदार्थ भी आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो हर्बिसाइड मिक्सचर जो है सगुन और एसीएम के नाम से, सगुन 200 ग्राम मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिन बाद आप डाल सकते हो। एटलांटिस दवाई है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों तरीके के खरपतवारों को काबू में करती है। तीसरी स्थिति है मिश्रित खरपतवार। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो दोनों तरीके के खरपतवारों को काबू में कर सकती हैं, या कुछ खरपतवार नाशी ऐसे होते हैं जो हमारे को 2 श्रेणियों के मिश्रित करने पड़ते हैं, जिसको हम टैंक मिक्सिंग बोलते हैं। तो हमारे पास पहली दवाई है वेस्ता के नाम से, जिसमें टॉपिक और एलग्रिप दवाई वाली मिक्स है। उसमें 160 ग्राम मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिन बाद प्रति एकड़ के हिसाब से, या टोटल दवाई है जिसमें लीडर दवाई और एलग्रिप दवाइयों का मिश्रण है, वो 16 ग्राम मात्रा चिपचिपे पदार्थ के साथ बिजाई के 30 से 35 दिन बाद प्रति एकड़ के हिसाब से। एटलांटिस दवाई, उसका भी हम 160 ग्राम मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिन बाद डाल सकते हो। जो सगुन है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से, या टॉपिक जो दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हो 160 ग्राम मात्रा, और साथ में उसके अंदर मेट्रीबुजिन दवाई है एक्सेल 60 ग्राम मात्रा, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो संकरी पत्ती के लिए एक दवाई मैं भूल गया था, एक्सेल के नाम से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर हम मेट्रीबुजिन दवाई मिक्स कर लें 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपके ये सारे जो संकरी पत्ती और जो चौड़ी पत्ती वाले ये काबू में आ सकते हैं। और इस तरीके से हम अपने जो खेत के अंदर तीनों स्थिति में खरपतवार काबू में कर पाएंगे। यहाँ पे किसान भाइयों को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, जिस किसान भाई ने अपने खेत के अंदर लीडर दवाई, एटलांटिस दवाई या टोटल दवाई, इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद में वो जो आपने खेत के अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, यानी कि उसके बाद जो अगली फसल है वो ये फसल ना लें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि उन फसलों का जो जमाव है या तो वो कम रह जाए या फिर उनके बढ़वार कम रह जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जहाँ पे भी मेट्रीबुजिन दवाई जो सेंकोर के नाम से आती है उसका मिश्रण का इस्तेमाल किया है या एटलांटिस का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे ज़्यादा नमी ना हो खेत के अंदर, पानी खड़ा ना हो, नहीं तो आपकी फसल में पीलापन आने की संभावना हो जाती है और थोड़ा सा किसान भाइयों की फसल को झटका लगता है, तो उसके में थोड़ी सी उपज में कमी आने की संभावना रह जाती है। तो इस तरीके से हम अपने खेत के अंदर तीनों स्थितियों के अंदर खरपतवारनाशियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को मैं जो आपने रेजिस्टेंस की समस्या बताई थी, जिन खेतों के अंदर या जिस एरिया के अंदर मंडूसी जो खरपतवार है, गुली डंडा या कणकी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो जहाँ पे दवाई काम नहीं कर रही है, उसके अंदर किसान भाई कैसे उसको काबू में कर सकते हैं। एक तो हर्बिसाइड रोटेशन, यानी कि हर साल उसी दवाई का इस्तेमाल ना करें, और दूसरा जो हर्बिसाइड के साथ मिश्रण का इस्तेमाल है, वहाँ पे किसान भाई क्या कर सकते हैं, एक्सियल दवाई या टॉपिक दवाई उसके साथ उसका मिश्रण कर सकते हैं। सेंकोर जो दवाई है उसका मिश्रण 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इस मिश्रण को हम दवाई का जो छिड़काव करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस की समस्या है वो काबू में आएगी। या एटलांटिस दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक्सियल दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी जो रेजिस्टेंस की समस्या है उसके ऊपर भी हम काबू पा सकते हैं। ये आपसे जानकारी लेने से पहले मुझे नहीं पता था खरपतवार पे इतना भी लंबा चैप्टर हो सकता है इतनी भी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं इस विषय को लेकर पढ़ रहा था खरपतवार को, तो एक शब्द मेरे समक्ष आया, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, यानी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इसका क्या अर्थ है और ये हमारे किसानों के लिए क्यों आवश्यक है? समन्वित खरपतवार प्रबंधन का मकसद ये है कि जो हमारे रसायनों के ऊपर जो निर्भरता है वो धीरे धीरे हम कम कर पाएँ। समन्वित खरपतवार प्रबंधन से हमारा तात्पर्य ये है कि हमने जो 4-5 मेथड बताए थे, जो तरीके बताए थे, 2 या 2 से ज़्यादा तरीकों का इस्तेमाल करके खरपतवारों को नियंत्रण करना, और जो आखिरी चुनाव है वो हमारा खरपतवार नाशी का हो। यानी कि सबसे पहले बचाव के तरीके अपनाएं, फिर हमारे जो सस्य क्रियाएं हैं उसके द्वारा हम खरपतवारों के ऊपर काबू करें। तीसरा हमारे यांत्रिक तरीके हैं, यानी कि कस्सी कसोला खुरपा या हम मैनुअल जो तरीके अपनाते हैं उससे हम खरपतवारों को काबू में करें, ताकि हमारे रसायनों के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो। और अगर हमारे पास कोई तरीका ना बचे, आखिर में हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। तो ये समन्वित खरपतवार प्रबंधन आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे खाद्यान्नों के अंदर जो रसायनों का जो प्रकोप बढ़ भी रहा है, प्रयोग भी बढ़ रहा है, और उसके अंदर जो इन रसायनों के अंश हमारे जो फूड चेन के अंदर घुसते जा रहे हैं, जिससे बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। तो इसका मकसद ये है कि किसान भाइयों को जागरूक करना, और साथ में जो हमारी रसायनों के ऊपर निर्भरता है धीरे धीरे वो हम कम कर पाएँ, इसका मकसद ये है। तो किसी भी तरीके से अगर हम खरपतवारों को काबू में कर पाएँ तो समन्वित खरपतवार प्रबंधन से हम रसायनों के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होगी, और जो दूसरे तरीके हैं उसके ऊपर हम धीरे धीरे जागरूक भी होंगे, और हमारी जो पैदावार होगी ज़्यादा भी होगी और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़ पाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें अब ये प्रैक्टिकल एक प्रश्न जागृत हो रहा है मेरे मन में। हाँ जी। ये है कि जब खरपतवार पर हमारे किसान नियंत्रण कर रहे हैं, असल में या तो वो खरपतवार पर नियंत्रण कैसे किया जाए वो आपने बता दिया, उसमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं और प्रकार के जो स्रोत हैं उसको दबाने का या जैसा भी है। आमतौर पर आपने जो रिसर्च की है इस विषय पर, आपका 15 साल का बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, आमतौर पर किसान क्या गलतियां करते हैं जो खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो आपके समक्ष आई हो, आपने फील्ड में जाकर के देखा हो या आपके समक्ष इस प्रकार की समस्याएं आई हो कुछ, तो आमतौर पर क्या गलतियां की जाती हैं किसानों द्वारा? किसान भाई वैसे तो बहुत जागरूक है, हमारे क्षेत्र के किसान बड़े जागरूक हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। एक तो ये होता है कि जो प्रतिरोधकता की जो समस्या आती है उसमें कई बार किसान भाई कई बार ज़्यादा दवाई डालते हैं। दूसरा, कई बार लेट दवाई डालते हैं, सही रसायन का प्रयोग नहीं कर पाते। एक तो ये गलती होती है। कई बार दवाइयों का प्रयोग करने के बाद या दूसरे तरीकों का प्रयोग करने के बाद भी कई बार कुछ खरपतवार हमारे खेत के अंदर बचे रह जाते हैं। उस समय पे किसान भाइयों को उन खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, नहीं तो उनके बीज अगले साल हमारे खेत के अंदर समस्या पैदा करेंगे। तीसरा, जब हम रसायनों का छिड़काव करते हैं उस समय किसान भाई कई सावधानियां नहीं बरत पाते। एक तो सही समय पे अगर हम छिड़काव कर रहे हैं तो किसान भाई जो छिड़काव करते वक्त जो गलतियां करते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं, एक तो पानी की मात्रा पूरी नहीं ले पाते। दूसरा, जो सावधानी बरतनी चाहिए यानी कि उनके शरीर के अंदर दवाई ना घुसे, तो चेहरे पर मास्क नहीं लगाते। हवा चल रही है, हवा की दिशा का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है उससे 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर हमारे को छिड़काव करना चाहिए, ताकि उस दवा का छिड़काव हमारे शरीर के ऊपर ना हो। दवा का छिड़काव करते वक्त वो कई बार बीड़ी सिगरेट हुक्का भी पी लेते हैं। छिड़काव करने के बाद अच्छे तरीके से नहाते नहीं, हाथ नहीं धोते। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती किसान भाई कहाँ करते हैं, दवाओं के जो खाली डिब्बे कंटेनर जिसको बोलते हैं, उन्हीं कंटेनर का उपयोग अपने पानी पीने के लिए, कई बार घरों के अंदर जो आटा वगैरह यानी कि स्टोर करने के लिए उन रसायनों के डिब्बों का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो ये गलतियां ना करें, और किसान भाई हमारे जो वैज्ञानिक है उनसे परामर्श करके अगर दवाई का छिड़काव सही तरीके से और सही समय पे कर पाएंगे तो ना तो गलतियां होंगी, और उन्होंने जो खर्चा और जो समय लगाया है उसका सही उनको रिजल्ट मिलेगा, उनकी पैदावार बढ़ेगी, और उस पैदावार के साथ साथ फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और हमारा किसान है
वो खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। वैसे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस एक नए विषय पर जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल युवाओं को तो आमतौर पर इस प्रकार की जानकारी बहुत कम है। डॉक्टर साहब, आपने लगभग खरपतवार के विषय से संबंधित जानकारी दे दी है। अब आप जिस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, इसका बहुत बड़ा नाम है, भारत में एक अच्छा संस्थान माना जाता है कृषि को लेकर के। क्या आपने इस प्रकार के सेमिनार किसानों को जागृत करने के लिए आपके विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ आयोजित किए हैं या कभी? देखिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है उसका जो विस्तार शिक्षा निदेशालय है, उसके द्वारा हम किसानों तक जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुंचाना हमारा मकसद होता है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और जो भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुंचाना हमारा मकसद है, ताकि उन टेक्नोलॉजी का, उन तकनीकों का किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए। और इसके लिए समय समय पर हम किसान गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, किसान मेलों का आयोजन करते रहते हैं और सेमिनार वगैरह ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो चलते रहते हैं। और टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी हम किसानों तक अपनी जो जागरूकता अभियान है वो जारी रखते हैं। और किसान भाइयों के साथ जुड़ाव के लिए हमारे जो किसान एक टोल फ्री नंबर है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने पूरे भारत से जो भी किसानों की समस्याएं होती हैं उनको समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 10 बजे से 1 बजे के बीच में किसान भाई कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और वो टोल फ्री नंबर है 1800 180 3001। सोमवार 1800 180 और 3001 ये टोल फ्री नंबर है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 10 बजे से 1 बजे के बीच में किसान भाई कोई भी कृषि से संबंधित जानकारी हमारे कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, ताकि हमारे किसानों को तकनीकी रूप से हम सक्षम बना पाएं और वो खुशहाल हो पाए। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, उसके बाद आप एक संदेश भी, मैं तो कहूँगा और हरियाणवी में दे के जाएँ तो और बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आप गेहूं की फसल के लिए आपके कृषि विश्वविद्यालय से अनुशंसित जो प्रमुख खरपतवार नाशी हैं वो कौन से हैं? चंद शब्दों में बताइएगा। जो मैंने बताई थी वो 3 श्रेणियों में बताई थी। जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार नाशी हैं उसमें मैंने बताया था एलग्रिप दवाई है, 2,4-D है, एफिनिटी है। और एफिनिटी और एलग्रिप का मिश्रण लैंडफीडा के नाम से आता है। ये चौड़ी पत्ती के लिए। ये कहाँ से मिल सकती हैं इस प्रकार? ये जो भी हमारे रसायन के लिए जो भी दुकानें हैं, प्राइवेट जो दुकानें हैं, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय दवाई बेचने का काम नहीं करता। उसका मकसद ये होता है कि उसके ऊपर रिसर्च करके और जो अच्छी तकनीक है वो किसानों तक पहुंच जाए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब अंत में एक संदेश हरियाणवी में और कम शब्दों में ज़्यादा बात जिसमें कही जाए वो हमारे श्रोताओं को आप दें। किसान भाइयों से मेरा तो यही आग्रह है कि जो भी आप खरपतवार, क्योंकि खरपतवार हमारे बड़े दुश्मन है और इसके कारण हमारी जो फसलों के अंदर बड़ा नुकसान होता है, तो खरपतवार सबसे बड़े दुश्मन है। उनको समय पे काबू करें, सही तरीके से काबू में करें और साथ में रसायनों के ऊपर अपनी निर्भरता अगर हो सके तो कम करें। इसी संदेश के साथ धन्यवाद। 2 पंक्तियां मैं भी जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है अपने किसान बहनों और भाइयों को दूंगा कि गेहूं की नन्ही कोपल जब धरती से मुस्काए, गेहूं की नन्ही कोपल जब धरती से मुस्काए, खरपतवार की छाया उससे पहले ही हटाएं। समय पर हो निराई, दवा का हो सही प्रबंध, तभी तो लहलाए खेत और किसान रहे आनंद। गेहूं की पछेती फसल से जो खरपतवार प्रबंधन से संबंधित जानकारी जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक जी ने दी है, उससे आप सभी अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अब नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी किसान बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार।